क्लास 8th लेसन नंबर 9 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इसका हम शुरुआत कर दी थी हम सभी ने, लेकिन कुछ बातें और रह गई हैं जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी। उन समाज सुधारकों के बारे में इसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक आ चुके थे भी। ये नीचे 3.5 लाइन दिखा रखी हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। तो इसके अंदर राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो, यानी इतने कानून बनने के बाद भी विधवा महिलाओं की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी, यानी विधवाएं शादी नहीं करती थी। ये है अगर ये महिलाएं शादी कर लेती थी या सती नहीं होती थी तो इन महिलाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह से रूढ़िवादी तबके के लोग जिनका विरोध करते थे, और रूढ़िवादी कौन होते हैं, जो हजारों सालों से चलती आ रही परंपराओं को अगर कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो दोनों को तोड़ने का जो प्रयास करता है वो भी, और जो तोड़ता है वो भी, वो उनको अच्छे नहीं लगते, उनका बहिष्कार करते हैं। तो इसी तरह से ये जो चित्र दिखा रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और कब की थी, 1875 में। और ये क्या था मुख्य उद्देश्य, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसमें उनको सुधारा जाए। नेक्स्ट हम अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हैं। यहाँ पे बताया गया है कि लड़कियां जो है स्कूल में जाने लगी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लड़कियां स्कूल में जाने लगी हैं। तो यहाँ पर कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के स्कूल खोले गए तो बहुत सारे लोग डरते थे स्कूल खोलने वालों से। उन लोगों को ये वह हो गया कि लड़कियां जो है स्कूल जाएंगी, अब घर से निकल जाएंगी, घर में नहीं रहेंगी, घर का काम कौन करेगा। तो ये चिंता उनको होने लगी कि स्कूल वाले हमारी लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घर का काम नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। और बहुत सारे लोगों को ये भी डर था कि हमारी लड़कियां बिगड़ जाएंगी। वे लोग ये मानते थे कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हों और दूसरी महिलाएं या बुजुर्ग आने जाने का रास्ता हो, वहाँ से नहीं जाना चाहिए महिलाओं को। 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली जो अधिकतर महिलाएं थी, उनके उदार विचारों का मतलब है समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपना लेना, और विशाल हृदय वाले पिता या पति की देखरेख में ही उनको घर पर पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए घर पर ही पढ़ना लिखना सीखा। और आपने पिछली क्लास में राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था, हो सकता है चैप्टर डिलीट हो लास्ट ईयर। तो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में भी चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीख लिया था। ये इस तरह से महिलाओं के अंदर शिक्षा की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा, पहले आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल खोले और ज्योतिराव फुल्ले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो इस तरह शुरुआत हो चुकी थी। उत्तर भारत के कुलीन यानी उत्तर भारत के संपन्न धनी मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएं आने लगी। इस कंडीशन को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे समाज सुधारकों ने कुरान शरीफ की, जो वहाँ पे लिखा रहता है कुरान शरीफ के अंदर, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू घर का काम करने के बारे में पढ़े, धर्म के बारे में पढ़े और घर के काम के बारे में पढ़े। तो अब जो नीचे लास्ट पैरा इस पेज का दे रखा है, वुमेन राइट अबाउट वुमेन, यानी महिलाएं जो पढ़ लिख गई थी वो महिलाओं के बारे में लिखने लगी थी। अब तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे कौन कौन सी महिलाएं थी? नंबर 1 भोपाल की बेगम थी। भोपाल में बेगमों ने और अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत ने भी स्कूल खोला, वो भी एक प्रसिद्ध महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी, यानी बहुत ज़्यादा आलोचना करती थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को बिल्कुल निचले दर्जे में ला के खड़ा कर दिया है। 1880 आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी। उनमें से कुछ डॉक्टर बन गई, कुछ शिक्षक टीचर्स बन गई और बहुत सारी महिलाएं राइटर बन गई, लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार पेश किए। आलोचनात्मक का मतलब है कि बुराई है तो बुराई लिख दो उसकी। और पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था स्त्री पुरुष तुलना। उस किताब में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के उन अधिकारों विवेचना की है और पुरुषों और महिलाओं के बीच जो समाज में अंतर दिखाया गया उसकी आलोचना की गई थी। तो ताराबाई शिंदे ने अच्छा काम किया। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का कहना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का शोषण करता है, दमन करता है, उनको दबाता है। इसलिए ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की खराब कंडीशन पर उन्होंने किताब लिखी थी। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी और जहां जो महिलाएं ससुराल वालों के द्वारा अत्याचार झेल रही थी वहां उन महिलाओं को रखा जाता था। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी तो ताकि वो आने वाले जीवन में अपना गुजारा कर सके, रोजी रोटी चला सके। तो इन सब बातों को देखते हुए जो रूढ़िवादी लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए। जैसे सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को देखकर चिंतित थे। और आपने देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताब लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया और 20वीं सदी की शुरुआत से महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए वे राजनीतिक दबाव बनाने लगी थी। राजनीतिक दबाव समूह ग्रुप होते हैं, आज भी हैं, जो अपनी बातें मनवाते हैं सरकार से। जैसे किसानों ने मनवाई है अपनी बातें धरना प्रदर्शन करके या पॉलिटिकल प्रेशर दबाव देके। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसी तरह से 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी महिलाओं के लिए बहुत अधिक कार्य किया। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता चाहते थे ये लोग, और राष्ट्रीय नेताओं ने इनको भरोसा दिलाया कि जब भी हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो पुरुषों को महिलाओं के समान वोट डालने का अधिकार मिलेगा। परंतु उनका आह्वान ये था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तब तक महिलाओं को हमारे साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में योगदान देना चाहिए। इसके बाद बाल विवाह के विरुद्ध कानून है और इसमें एक में इम्पोर्टेंट बात यही है कि सरकार ने 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पास कर दिया था। ये दिखा रखा है यहाँ पर भी, बाल विवाह निषेध अधिनियम पास कर दिया गया था। इस कानून के बारे में बहुत ज़्यादा कड़वी और संघर्ष लंबी बातें नहीं हुई, जैसे और समाज के जो बुराइयां थी उनके अंदर होती थी। तो इसकी उम्र 18
लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए कर दी है। पहले ये उम्र 16 थी और लड़के की 18 थी। तो इस चित्र में देख लेना, पढ़ लेना तुम। छोटी सी उम्र में लड़की होती है, लड़का भी लगभग छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसके बाद है भी कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, जाति और समाज के सुधार। अभी तक हमने जिन बुराइयों का या जिन सुधारों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। ये जाति में अंतर, तो राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। यानी वहाँ पर सभी जातियों के जो धर्मों के लोग हैं वो भगवान की, अब महात्मा बुद्ध की भक्ति कर सकते हैं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने वाली एक संस्था है बम्बई में 1840 में इसका संगठन किया गया था, इसको बनाया गया था। 1840 में परमहंस मंडली नाम से ये संगठन बनाया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे जो लोग थे वो ऊंची जातियों के थे। यानी ये समाज में फैली हुई जातियों के अंदर बुराइयों को, यानी सभी एक समान नहीं है, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन खुद जो ऊंची जाति के लोग थे वो भी, जब इनकी बैठक होती थी, सीक्रेट बैठक, गुप्त बैठक, तो ये समाज सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में ये जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई ऐसे लोग थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले थे इन्होंने। यानी ईसाई प्रचारकों ने खोले, आदिवासी समुदायों के लिए तो स्कूल खुलने लगे और इस तरह से बच्चों को अपनी दुनिया बदली लगने लगी, उन्हें नए साधन मिलने लगे। और उसी टाइम औद्योगिकरण का काम भी चल रहा था दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर से सबसे औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में आया, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ एशिया के देशों में पहुंचा। तो हमारे यहाँ भी कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, फैक्ट्रियाँ बन रही थी, उद्योग धंधे लग रहे थे। तो लोग जो हैं नौकरियों की तलाश में शहर जा रहे थे, कारखानों और नगर पालिकाओं में नौकरियाँ निकल रही थी। तो मजदूरी की मांग बढ़ गई, तो लोगों को शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण करना था, शहरों को साफ करना था। अच्छा, खुदाई का काम करना था, ईंट बनानी थी, कुली की डिमांड बढ़ गई, ईंट बनाने वालों की बढ़ गई, पालकी ढोने वालों की बढ़ गई, रिक्शा चलाने वालों की मांग बढ़ गई। तो ये जो लोग थे, इतने सारे लोगों की ज़रूरत काम के लिए हो गई, तो ये मजदूर लोग कहाँ से आए? तो सब सीधी सी बात है, इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। और शहर जाने वाले में बहुत से कौन थे? भी नीची जाति के लोग थे। कुछ लोग दूसरे देशों में भी गए, जैसे असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया, वहाँ भी बागों में काम करने के लिए चले गए। उन लोगों को ये काम जो है बहुत, जो दूसरे देश में काम करने के लिए गए, चाय के बागानों में या और दूसरे बागानों में, उनको ये काम बहुत आतंकित लगा, बहुत कठोर काम लगा उनको ये। परंतु उनके मन में एक विचार था कि ये काम उस काम से तो अच्छा है जहाँ पर हम सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे को उन्होंने देखा है, झेला है, और दैनिक अपमान से निकलने का ये तरीका उनको आसान लगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये नीचे जो चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर ये मदिगा समुदाय के लोग हैं, मदिगा समुदाय। क्योंकि चमड़े का काम करने वाले जो लोग थे उनको नीची नज़र से देखा जाता था। वे मरे हुए पशुओं की चमड़ी निकालते हैं, जिसे ऊंची जाति के लोग गंदा और दूषित मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस साल
सेना के लिए जूतों की आवश्यकता बढ़ रही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार 4 साल चला था और जूते का काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी जो, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया, काम करने वाले कम, तो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स का नियम है ये, कीमतें बढ़ जाने लगी। तो इन लोगों ने भी ज़्यादा रुपए की मांग की और उनको मिले, क्योंकि जूते बनाने का काम सिर्फ नीच जाति के करते थे और ऊंची जाति के नहीं करते थे। तो ये मदिगा समुदाय के लोग हैं और आंध्र प्रदेश में रहते थे उस टाइम। और आंध्र प्रदेश में मदिगा एक अछूत जाति मानी जाती है। पशुओं, मरे हुए पशुओं के शवों को साफ करते हैं, चमड़ा तैयार करते हैं और फिर चप्पल जूती बनाते हैं। इसके अलावा जो लोग शहरों में जा रहे थे उनके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आएगी, जैसे सेना में भर्ती होने की संख्या, डिमांड बढ़ गई, तो जो अछूत लोग थे वो सेना में जाने लगे। जैसे महार रेजिमेंट है, महार जाति के लोग उसमें नौकरी में जाने लगे, तो उनको नौकरी मिल गई, योग्य थे। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर का जो पिता था वो सैनिक स्कूल में ही पढ़ाता था। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखते हैं अभी, क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो ये जो चित्र दिखा रखा है ये दुबला समुदाय के लोग हैं, दुबला यानी कमज़ोर। तो गुजरात के दुबला समुदाय के लोग हैं, ये आम ढोकर ले रहे हैं। अब है भी नेक्स्ट डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक निचली जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। आंदोलन शुरू हो चुके थे। तो मध्य भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ था उसी टाइम। आंदोलन का नाम है सतनामी आंदोलन। ये आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था, जो कि एक नीची जाति के व्यक्ति थे। इस आंदोलन के सदस्य क्या करते थे भी, चमड़े का काम जो लोग करते थे उन सबको इकट्ठा किया इन्होंने और उनकी सामाजिक स्थिति का सुधार करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ये तो सतनामी आंदोलन था। दूसरी तरह पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर, जो कि मतुआ पंथ से थे, इन्होंने नीच जाति के सभी चांडाल काश्तकार के बीच काम किया था। हरिदास ठाकुर थे ये। इन्होंने क्या काम किया था अभी, मतुआ पंथ के जो लोग थे ना, जिनको नीच समझा जाता था, उन सबको इकट्ठा किया था, उन सबके बीच काम किया था। हरिदास ने जातीय व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एक जाति रहती थी एझावा। तो वहाँ की उस जाति के जो लोग थे वो थे, जो जाति का जो प्रमुख था वो था श्री नारायण गुरु। उन्होंने लोगों के बीच एकता का पाठ पढ़ाया, आदर्श बताया, उनको सबको बताया कि पंथ में जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक ही गुरु में यानी उनमें विश्वास होना चाहिए। तो इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो नीची जातियों से थे और उन्हीं के बीच काम करते थे। उन्होंने निम्न जातियों के बीच ऐसी फैली हुई बुराइयों, आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो ऊंची जातियों को अपमानित या अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने निचली जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का फैसला किया। और नेक्स्ट है भी हमारा गुलामगिरी। ये ज्योतिराव फुल्ले है। इनका जन्म 1827 में हुआ था और इन्होंने ईसाई प्रचारकों द्वारा स्कूल खोला गया था, उस स्कूल में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर इन्होंने समाज में फैली जो बुराइयां थी उनके प्रति अपने विचार पेश किए और ये भी निम्न जाति से थे। इन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है, यानी ये ब्राह्मण लोग कहते थे कि वे आर्य हैं और वे दूसरों से बेटर हैं। तो फुल्ले इस बात में क्या कहता था कि भी आर्य लोग विदेशी थे जो इस भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के जो असली वारिस थे, यानी इस मिट्टी के जो असली हकदार हैं, आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्होंने गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व, अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को क्या कहने लगे भी, नीच जाति का, अस्पृश्य, अनटचेबल कहने लगे, मानने लगे। तो फुल्ले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ धरती के देशी लोगों की जो निम्न जाति, यह धरती किन की है, निम्न जाति के लोगों की है। फुल्ले ने एक और क्लेम किया, दावा किया कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर स्वर्ण काल था। लोग यानी किसान रूपी
योद्धा जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। और उन्होंने सुझाव दिया कि जो नीची जातियां हैं, श्रमिक जातियां, अछूत, इनको ख़त्म करने के लिए एक होना पड़ेगा। फुल्ले द्वारा स्थापित किए गए इम्पोर्टेंट लाइन है भी, सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। इस तरह से 1873 में फुल्ले ने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। इसमें क्या बताया गया, अभी 10 साल पहले यानी 1863 में 1863 में अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ था। तो वहाँ में अमेरिका में इसके फलस्वरूप दास प्रथा खत्म कर दी गई। फुल्ले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित कर दी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट पेज पे ये क्या है भी, और इस तरह से अपनी पुस्तक उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि फुले ने जातीय व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। यह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में बहुत चिंतित थे। और ये आंदोलन पश्चिमी भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर और दक्षिण में EV रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलाया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स।